हे गाइस, हम लोग अभी सीए फाइनल एससीएमपी दिसंबर 21 का एग्ज़ाम का पेपर को रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी मैसेजेस आ चुका है और ऑफ कोर्स आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसा आपका गया। मेरे हिसाब से पेपर वाज नॉट वेरी इजी एंड नॉट वेरी हार्ड। ठीक है। पेपर अबव एवरेज बोलेंगे, मतलब जो भी अटेम्प्ट किए हैं बच्चे वो कह रहे हैं कि ओके है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। उनका उम्मीद आ रहा है कि हम लोग 50 तक ले आएंगे शायद। कुछ लोग 60 भी बोल रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो मैं आपको एक ब्रीफली दिखा देना चाह रहा हूँ कि इस पेपर में क्या क्या आया था। पहला क्वेश्चन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आया। इंटरेस्टिंगली क्या है, जिस तरह का क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट अभी सेट कर रहा है ना, वो जब बोल रहा है कि मैं एक चैप्टर से जब क्वेश्चन पूछूंगा ना तो कोशिश करके उसका सारा एस्पेक्ट्स को टच कर लूँगा। मतलब देर आर सम learnings from this paper which will help you to also attempt other papers, or maybe it will actually help you if you have not given in December 21 एग्ज़ाम। ठीक है। तो आपको फ्यूचर एग्ज़ाम कैसे देना है, स्ट्रेटजीज कैसे करना है, पढ़ना कैसे, वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया तो होलसम क्वेश्चन है। होलसम क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का फिर मैक्सिमम चीज़ को वो लोग टच कर ले रहा है। ऐसा नहीं कि उसका एक पर्टिकुलर पार्ट को पूछ रहा है। होलसम क्वेश्चन मतलब जैसे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेके कहानी बता रहा है इसमें कि कंपनी है जो इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा था, फिर उसने एक कंसल्टेंट को पकड़ा, XYZ कंसल्टिंग ग्रुप। उस कंसल्टेंट की एक बात से कंपनी का जो चेयरमैन था वो बहुत इम्प्रेस हो गया। कंसल्टेंट ने उसको बोला कि आपके कंपनी का ग्रोथ तभी हो सकता है जब आप कम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब पे ध्यान देंगे। इसके लिए स्पेशल अटेंशन लगता है। और प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवेयरनेस हैज़ इनिशिएटेड अ नोवेल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नोन एज एनवायरमेंटल अकाउंटिंग और ग्रीन अकाउंटिंग विच सीम्स टू लैकिंग इन मेजर एरियाज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको ग्लोबलाइज होना है तो इकोनॉमी, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो अगर आप कर लेंगे तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होगा क्योंकि आपका ग्रोथ आएगा। तो भैया चेयरमैन बहुत इम्प्रेस हो गए इसकी बात से, और फिर वो सोचने लगे कि किस तरह से हम अपने यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करें। तो XYZ कंसल्टिंग ग्रुप ने इनके यहाँ पर टीम ऑफ कंसल्टेंट्स लगा दिया, जिसमें 4 तरह का कॉस्ट के बारे में जिक्र किया गया। तो एक, अगर आपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हल्के से पढ़ा है कि बस मेरे को आइडिया है, तो काम नहीं होगा। लर्निंग क्या है, मैं आपको पूरा तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बट आपको बता रहा हूँ कि लर्निंग क्या है। लर्निंग इज़ होलसम पढ़ाई करना है। मतलब आप कोई भी चीज़ का जनरल आइडिया लेके मत जाइए एग्ज़ाम में। आपको पूरा पता होना चाहिए कि 4 कॉस्ट ये आपके करिकुलम में था ही, अब आप इसके बारे में लिख नहीं पाएंगे तो आपने उसको पढ़ा नहीं पढ़ा, बात बराबर है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं बस, हाँ हमको पता है, हाँ आएगा तो हम देख लेंगे। बट अब कन्वेंशनल कॉस्ट में लिखना क्या है, कंटिजेंट कॉस्ट में लिखना क्या है, हिडन कॉस्ट में लिखना क्या है, रिलेशनशिप कॉस्ट में लिखना क्या है, यहाँ पे ही हम लोग अटक जाते हैं। करेक्ट। सो विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटरनल कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। फिर इन्होंने ये भी देखा कि 4 जगह इन्वायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड टू, पहला बोल रहा है चीफ कंसल्टेंट जो बात बोला उसको एनालाइज करिए। तो एनालाइज कर दीजिए, उसमें बोल दीजिए कि हाँ ये बात अभी करंट सिनेरियो में जो है, रियल वर्ल्ड के एंगल से, मतलब करंट वर्ल्ड के सिनेरियो के हिसाब से बहुत ही रेलेवेंट है। अगर आप इसके ऊपर नहीं चिंतन करेंगे तो आपका पब्लिक इमेज भी ख़राब हो जाएगा, तो फिर आपके ऊपर रेगुलेशंस भी हावी हो जाएगा। जो बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते हो
उसके बारे में आपको बता देना चाहिए। फिर वो लिस्ट द मेजर एरियाज विच आर लाइकली टू बी सजेस्टेड बाय XYZ कंसल्टिंग ग्रुप वेयर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी अप्लाइड। तो एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब आपका टॉपिक में है, ठीक है, ये सब आपका सिलेबस का टॉपिक्स में है, तो आप वहाँ से एप्लीकेशन के बारे में बता देंगे। फिर ऑल 6 फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट पूछ लिया, वही जो ऊपर में 6 नाम दिया हुआ था। फिर बोल रहा है व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फिर वो टेक्निक्स था ना, इनपुट आउटपुट फ्लो कॉस्ट, तो उसके बारे में भी पूछ लिया। फिर बोल रहा है स्टेप्स दैट कुड बी सजेस्टेड इन द फाइनल रिपोर्ट बाय XYZ इन द 4 एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट कंट्रोल रेफर्ड बाय द वर्किंग टीम। तो वो 4 एरियाज में क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसके बारे में पूछ लिया। तो एक तरह से आप देखो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो जो टॉपिक था, एक्सेप्ट वो एक तो था वो क्वालिटी कंट्रोल टाइप का, याद है ना, इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट, इन्वायरमेंटल अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, उसको छोड़कर बाकी पूरा चैप्टर ही इसमें घुसा दिया। तो होलसम क्वेश्चन है। और दूसरा लर्निंग क्या है कि आपको खाली समझने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको समझ के याद रखना और याद रख के लिख के आने के लिए पढ़ना है। तो अगर आपको कंटिजेंट कॉस्ट को लिखने बोल दे तो आपको लिखना आना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक को ऐसे पढ़ोगे हम उसके बारे में लिख भी पाए, ना कि बस मेरा खाली देखा हुआ है, मेरा खाली समझा हुआ है। समझा हुआ देखा हुआ से काम नहीं होता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। आपको थोड़ा रिटेंशन पे काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो भी ऑब्जर्वेशन लिया है इस पेपर से मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ। होलसम क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब क्या है कि एक ही क्वेश्चन में पूरा एस्पेक्ट को टच कर रहा है। तो you have to also, what is the learning from this, you have to also focus on retention। और बेसिकली रिटेंशन का मतलब ये है कि दिस गिव्स यू द एबिलिटी टू राइट। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो ना तो खाली समझने के लिए मत पढ़ो, दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 भी होता है कि आप को देखो कि अब समझने के बाद उसको वर्ड्स फ्रेम करके उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं था, जिसका ये चैप्टर पढ़ा हुआ है वो उसको अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि ब्रेक कर करके पूछा हुआ है और जो भी आपको याद है वो आप लिख सके होंगे। अब होता क्या है कि थोड़ा हौच पौच हो जाता है, कन्वेंशनल कॉस्ट क्या है और ये हिडन कॉस्ट क्या है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप गए, है ना। कन्वेंशनल कॉस्ट क्या है और हिडन कॉस्ट क्या है, इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस यू आर गॉन। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो फंस सकते हैं। अब एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही प्रेशर इतना रहता है कि आपको याद कितना रहेगा, बट यही चैलेंज है कि कितना आप पहले से प्रिपेयर कर लिए, इतना नेचुरल मेमोरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिए कॉन्सेप्ट्स को लेकर कि आपको एग्ज़ाम में रिकॉल करने में प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। मैं क्या चाहूँगा कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं तो आपने जो भी किया नहीं किया आप कृपया करके मेरे को कमेंट में बताएं। इससे मुझे व्यू पॉइंट पता चलेगा ना, आप लोग कैसे सोचते एग्ज़ाम हॉल में। उस तरह से मैं अपने आने वाले क्लासेस को भी प्लान करूँगा कि आप कैसे सोचते हैं। आपको उस तरह से आगे जाकर एडवाइस भी देना शुरू करूँगा। अब आपके साथ जो हो गया सो हो गया, भविष्य में किसी और के साथ ना हो और बेटर हो पाए, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके साथ एग्ज़ाम हॉल में क्या हुआ इस चीज़ को लेकर, हर क्वेश्चन को लेकर आपका जब जब आपको समय मिले तब आप मुझे ज़रूर बताएं। ये बताने से मेरे को यही बेनिफिट है कि मैं अपनी क्लास में जो बोलता हूँ उसको बोलने का तरीका को और इम्प्रोवाइज़ करूँगा और कन्विंसिंग वे में आपको कोई चीज़ समझाने का कोशिश करूँगा, जिससे कि आप चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रख पाएँ और आप याद करने पे थोड़ा सा समय भी दें, ठीक है। जैसे कि कन्वेंशनल कॉस्ट है, तो कन्वेंशनल कॉस्ट में क्या आता है, कन्वेंशनल कॉस्ट में इन जनरल आता है, आपको याद है क्या, कॉस्ट ऑफ यूजिंग रॉ मटेरियल, यूटिलिटीज़, कैपिटल गुड्स, राइट, जो जनरली एनवायरनमेंट कॉस्ट में कंसिडर नहीं होता, ठीक है। अगर आप ठीक से एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे तो ये सब कॉस्ट में सेविंग्स आ सकता है। तो वो सेविंग्स आपके कन्वेंशनल कॉस्ट में अभी नहीं आ पा रहा है, तो यही कन्वेंशनल कॉस्ट को समझाना है। हिडन कॉस्ट मतलब जो आपका ओवरहेड्स में घुस गया है। कंटिजेंट कॉस्ट मतलब अगर कोई क्षति हुआ एनवायरनमेंट को, कोई नुकसान हुआ तो वो आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। रिलेशनशिप कॉस्ट हो गया जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रिलेशन बनाने में
कॉस्ट लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स, अगर ज़्यादा याद नहीं हो, अगर किसी ने शायद कुछ एग्जाम्पल भी लिखाया होगा एक एक लाइन बोलकर, तो भी मार्क्स मिलना तो चाहिए। इंटरनल कॉस्ट मतलब जो हम इनकर करते हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब जो सोसाइटी इनकर करता है हमारे कारण, सोसाइटी को जो लॉसेस होता है। इस तरह से मैं भी सारा तो नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा था कि इस तरह से आपको सब याद रहना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक नया क्वेश्चन आ गया ऑन द टॉपिक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको ऑप्शन में निकाल दिया, क्योंकि फैक्ट ये था इस पेपर में कि इसके अलावा बाकी सारा क्वेश्चन डुएबल था। सो लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 में ही ना वो लोग एक टारगेट कॉस्टिंग का पुराना सिलेबस का क्वेश्चन डाल दिए थे, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एक नया क्वेश्चन आ गया। कंसेप्ट कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का यही है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट इनकम फ्रॉम योर कस्टमर्स लेना है। इस क्वेश्चन में नेट इनकम खाली लेने बोला है, प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर करने बोला है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और टैक्स इम्प्लीकेशंस को इग्नोर करने बोला है। ठीक है, आपको बस टोटल कितना बेनिफिट कस्टमर से मिलेगा वो बताना है। तो इस सब में क्या है कि दो टाइप ऑफ कस्टमर है, गुड और एक्सेलेंट। गुड कस्टमर बोल रहा है कि कंपनी से बाइक खरीदता है 1 बाइक इन एवरी 5 ईयर्स, और एक्सेलेंट कस्टमर 7 बाइक एज अ होल फ्रॉम द डेट ऑफ हिज फर्स्ट बाइंग। तो इस तरह से एक एक बाइक से आपका क्या रेवेन्यू आता है और बाइक का सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस से आप क्या इनकम करते हैं वो आपको बता रहा है। फिर यहाँ पे क्या उससे प्रॉफिट मार्जिन आता है आपको वो भी बता रहा है सेल और सर्विस से। और इसके बाद आपको बता रहा है कि इन जनरल फर्स्ट टाइम एक कस्टमर आता है हमारे पास 20 ईयर्स ऑफ एज में, और सेकंड और वो बाइक खरीदते रहता है अंटिल ही रीचेज द एज ऑफ 40। So it is observed that good category customers would not prefer waiting to purchase the bike beyond 5 years, मतलब हर 5 साल बाद वो खरीद ही लेता है, वेट नहीं करता। तो इसमें दोनों का अलग अलग करने बोल रहा है। एक बार गुड कस्टमर का हु इज़ 20 ईयर्स ऑफ एज के हिसाब से आप लाइफ टाइम वैल्यू बताओ। तो 20 साल का अगर हम हैं तो पहला बाइक 20 साल में खरीदेंगे, फिर हर 5 साल में एक एक बाइक खरीदेंगे, और लास्ट बाइक हम लोग 40 साल तक खरीदते हैं। तो कितनी बाइक खरीद लेंगे, 20 साल में एक, 25, 30, 35, 40, तो 40 साल में एक और खरीदेंगे। तो टोटल हमारा 5 बाइक हम लोग खरीदेंगे। तो 5 बाइक्स के हिसाब से आप इसका नेट इनकम निकाल दीजिए बस। 5 बाइक्स के हिसाब से नेट इनकम आपको निकालना है बाई टेकिंग द रेवेन्यू एंड दिस जीपी परसेंटेज। फिर सेकेंड केस में बोल रहा है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ एन एक्सेलेंट कस्टमर हु इज़ 25 ईयर्स ऑफ एज। तो एक्सेलेंट कस्टमर का एज 25 साल है, तो एक्सेलेंट कस्टमर अपने लाइफ टाइम में 7 बाइक खरीदता है, तो 7 बाइक का रेवेन्यू लेना है। और यहाँ पे क्या है ना, पर ईयर दिया हुआ है, तो पर ईयर के हिसाब से वो कब तक बाइक चलाएगा, ये क्वेश्चन में लिखा है देखो, रिमेन राइडिंग्स द बाइक अंटिल ही रीचेज द एज ऑफ 40 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। सो दैट वे अगर वो 25 साल का है तो कब तक बाइक चलाएगा, 15 साल हो गया, और 26, 27, 28, वो एंड ऑफ द ईयर में ड्यू हो रहा है ना मेंटेनेंस, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से मेंटेनेंस नहीं लग रहा है, एंड ऑफ द ईयर, तो 26, 27, 28 करके आप 40 तक पहुंचोगे, और 3 महीने का प्रोपोर्शनेट ले लोगे, 3 महीने का भी प्रोपोर्शनेट ले लोगे, यही शायद 3 मंथ्स का यहाँ पे यही रेलेवेंस लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर 7 बाइक्स प्लस जो सर्विस चार्जेस है वो आपका हो जाएगा 15 साल, 25, 15, 40, और 3 महीने का, 3 महीने का, तो उससे जो नेट इनकम आ रहा है वो आपका एक्सेलेंट कस्टमर का होना चाहिए। और फिर एक और बोल रहे हैं, सुनैना होल्डिंग एन इंटरनेशनल मैनेजमेंट डिग्री एंड डॉटर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हु हैज टेकन अप द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसेंटली केम अप विद एन आइडिया ऑफ एंगेजिंग अ नेशनल क्रिकेटिंग आइकन टू प्रमोट द बाइक। उससे कंपनी को कॉस्ट पड़ेगा 10 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Sunana, a conservative analyst by nature, perceives that this brand endorsement is likely to turn 500 customers who attains 30 years of age, who are bound to be otherwise good customers, into excellent customers. तो इसमें सुनैना के प्रपोजल के कारण 10 करोड़ रुपया खर्चा लगेगा, और उसके कारण 500 नए कस्टमर आएंगे जिसका एज 30 साल है। ठीक है, तो आपको एक इवैल्यूएशन करना है कि ये 500 कस्टमर से
क्या नेट इनकम आएगा, इसका नेट इनकम को आपको कैलकुलेट करना है, 10 करोड़ से माइनस करके देखना है। तो प्रपोजल एक्सेप्टेबल है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। इसमें एक ट्रिक लाइन है, हु आर बाउंड टू बी अदरवाइज गुड कस्टमर्स इनटू एक्सेलेंट कस्टमर्स। अदरवाइज वो गुड थे, हु आर बाउंड टू बी अदरवाइज गुड कस्टमर्स इनटू एक्सेलेंट कस्टमर। ये लाइन बड़ा कंफ्यूजिंग है कि क्या बोलना मांग रहा है इसमें। अब आप क्या करके आए आप भी बताइए। मेरे को लग रहा है कि मैं अगर आपके जगह होता तो मैं एक्सेलेंट कस्टमर्स पकड़ लेता है कि 30 ईयर्स ऑफ एज का इंपॉर्टेंस वहीं पे ही आ रहा है एक्चुअली। तो मैं एक्सेलेंट कस्टमर पकड़ लेता और उसके हिसाब से इनका जो मेंटेनेंस था वो 10 साल और 3 महीने का पकड़ता और 7 बाइक का मैं अमाउंट ले लेता। ठीक है, हु आर बाउंड टू बी अदरवाइज गुड कस्टमर्स इनटू एक्सेलेंट। वो अदरवाइज गुड थे बट उसको हम एक्सेलेंट बना दिए। हो सकता है आप इसको रीड किए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन, तो गुड में ले गए होंगे। फिर आपको पार्ट बी में बोल रहा है द पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड कीप अ कस्टमर एंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज अ प्रेडिक्शन ऑफ द नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड टू द फ्यूचर रिलेशनशिप ऑफ कस्टमर। बिल्कुल सही है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट रेकमेंड द स्टेप्स टू असर्टेन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। तो स्टेप्स में क्या होता है, आप अगर इसमें कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार तो आपका किया हुआ होता है कि पहले आप प्रॉफिट निकाल लो हर कस्टमर से, सेकंड आप उनका लाइफ निकाल लो, कितना आपके पास वो आएंगे, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग क्या रहेगा, थर्ड आप अपना एक डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो जिसके बेस पर आप इस नेट प्रॉफिट जो हर ईयर का आ रहा है उसको डिस्काउंट करेंगे, और फिर फोर्थ में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज आप ले लीजिए, ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट्स आप ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो 4 मार्क का तो 4 पॉइंट बनाया जा सकता है। फिर ये भी आपके इस बार क्या देख रहे पेपर में कि जनरली जो जो एस्पेक्ट नहीं पूछते थे कभी वो सब भी पूछ लिया। मतलब अभी इतना दिन से न्यू सिलेबस का एग्जाम हो रहा है, कुछ कुछ एरिया से अभी तक कुछ नहीं आया था, जैसे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग से तो फिर भी आया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पर अभी क्या देख रहे हैं, ये वाला चीज़ से कोई क्वेश्चन था भी नहीं सिलेबस में। ठीक है, और इसको लेकर मतलब सिलेबस में बोल रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ था अभी तक कोई इंस्टीट्यूट का, बट सिलेबस में इसके बारे में थ्योरी लिखा हुआ था। तो आपको अब इसको लेकर पूछ लिया कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो दीज टर्म्स। ठीक है, सिलेक्शन मतलब कि कौन होगा आपका कस्टमर, एक्विजिशन मतलब उनको मेल वेल भेजना या फिर एडवर्टीजमेंट करना, रिटेंशन मतलब उनको कंटिन्यूअस बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस देते रहना जिससे कि वो आपके साथ बने रहे, और कस्टमर एक्सटेंशन मतलब क्रॉस सेल, रीसेल, अपसेल, उनको वही चीज़ वापस बेचना जो आप पहले से बेच रहे थे, उनको आप क्या कहते हैं, उनको आप रीसेल करेंगे मतलब क्या, क्रॉस सेल करेंगे मतलब नया दूसरा कुछ प्रोडक्ट, और अपसेल मतलब कोई और ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप बेचेंगे। तो 4 मार्क का है तो सबके बारे में एक एक दो दो लाइन लिखने से भी आई थिंक इनफ है। फिर यहाँ पे एक नया चीज़ आ गया कि आपको सिचुएशंस दिया हुआ है और बताना है कि ये एक्विजिशन हो रहा है कि रिटेंशन हो रहा है कि ये सिलेक्शन हो रहा है कि एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए। मतलब अगर आप मान लीजिए फ्यूचर में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक बार अपने से पॉज करके इस वीडियो को देखकर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा है। कौन मतलब अगर आपका इसका कंसेप्ट क्लैरिटी है तो ही आप इसका मार्क्स उठा पाएंगे, अगर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो फंस जाएंगे। ठीक है, सो आप एक बार देखो पहला वाला क्या बोल रहा है। पहला वाला में बोल रहा है कि कंपनी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और वो क्या कर रहा है, ईमेल भेज रहा है टू इट्स कस्टमर टू टेल देम हाउ मच लेस कार्बन डाइऑक्साइड दे हैव प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द कंपनी प्रोडक्ट। तो ईमेल भेज रहा है मतलब प्रचार कर रहा है, तो एक्विजिशन करने का कोशिश कर रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ अपने व्यू पॉइंट से, हो सकता है एक आगे पीछे भी हो जाए मेरा इंस्टीट्यूट का सोच के हिसाब से। थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता ही है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरे को सब परफेक्टली आता है। द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ लार्ज एमएनसी सेज दैट द सर्विस, product and experience personalization are paramount nowadays if you want customers to be happy and spend more on your business in the long run। तो ये बात होती है सर्विस देने की, प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस पर्सनलाइजेशन देने की, रिटेंशन के लिए बात होती है, कस्टमर को हम कैसे रिटेन करेंगे।
इंस्टीट्यूट का जो मैट है उसमें इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। टेलीकॉम कंपनी क्या कर रहा है, मूवी ऐप बना रहा है, तो ये क्या करने का कोशिश कर रहा है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब कुछ और प्रोडक्ट, ठीक है। अ बिजनेस लुकिंग टू बाय अ वेबसाइट डोमेन वुड एज अ नेचुरल चॉइस लाइकली बी इंटरेस्टेड इन वेब होस्टिंग एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन सर्विसेज टू। एक बिजनेस है जो वेबसाइट डोमेन खरीदने आया है, वो दूसरा प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्टेड होगा, वेब होस्टिंग और प्राइवेसी प्रोटेक्शन सर्विसेज ऑल्सो। तो ये भी एक्सटेंशन लग रहा है कि खरीदने आया है ये और आप ये भी देना चाहेंगे, तो ये क्रॉस सेलिंग हो गया ना। अ कंपनी इज कीपिंग स्मॉल लिस्ट ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट्स ऑन द साइड बार ऑफ द वेब पेज। दिस अलाउ इट्स कस्टमर टू सी द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स व्हेन दे आर ब्राउजिंग द वेबसाइट। तो वेबसाइट देख देखते आपको साइड में कुछ प्रोडक्ट्स दिख जाएगा, तो ये प्रोडक्ट्स दिखा के आपका मन ललचाने का बात है, ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट होता है साइड बार में। एक्विजिशन, द मार्केटिंग मैनेजर कॉशंस हिज टीम डोंट ओवरवेलम पोटेंशियल कस्टमर विद टू मेनी चॉइसेस, अदरवाइज यू रन द रिस्क ऑफ कस्टमर्स अबंडनिंग द कार्ट। जैसे क्या होता है, कस्टमर लेते लेते बहुत बार बहुत सारा ऑप्शंस दिख जाता है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है और छोड़ के चला जाता है, ठीक है। मेरे हुआ ऐसे ही, मैं अपने घर में भी लाइट लगाने के लिए कुछ सोचा, एक डेकोरेटिव लाइट लगाऊंगा, लेने गया बाजार में, बहुत बढ़िया शॉप था, वो इतना सारा लाइट दिखा दे कि माथा ख़राब हो गया वापस आके अरे मेरे पास बहुत लाइट है, यहाँ का लाइट वहाँ का लाइट, ये लाइट लाइट है, मतलब भैया हम तो नहीं समझ पा रहे, टू मेनी चॉइसेस, सो लेट मी डिसाइड लेटर। बाद में मैं उनसे लाइट लिया ही नहीं। तो ये क्या होता है, टू मेनी चॉइसेस नहीं देना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए, ये एक्विजिशन में हेल्प करता है। फिर एनालिटिक्स टीम्स एग्रीगेटेड द कस्टमर एंड ट्रांजेक्शन डेटा फॉर लास्ट 7 to 10 years ऑफ इट्स राइवल कंपनी। SG Analytics then ranked all customer based upon a weighted score calculated using 10 different metrics। तो ये मुझे लग रहा है सिलेक्शन करने के लिए कि आप कस्टमर का सेगमेंटेशन कर रहे हो। और लास्टली मिस्टर चरण, अ PhD एस्पिरेंट एंड डूइंग डिसर्टेशन ऑन द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेज दैट टू बी सक्सेसफुल इन द 21st century एडवर्टाइजर्स मस्ट फाइंड क्रिएटिव वेज टू ट्रांसफॉर्म कस्टमर्स। एडवर्टाइजिंग को लेकर ही बात करें ना, एडवर्टाइजर्स मस्ट फाइंड क्रिएटिव वेज टू ट्रांसफॉर्म कस्टमर इनटू लाइफ लॉन्ग परचेजर्स एंड डाई हार्ड एडवोकेट्स। एडवोकेट्स मतलब होता है जो आपके प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करे। द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ लॉयल कस्टमर फार एक्सीड्स एनी शॉर्ट टर्म बज जनरेटेड बाई ए वन टाइम प्रमोशन गिमिक। तो प्रमोशन वगैरह के लिए बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्विजिशन को लेके सोच रहा है, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे लगा कि क्या हो रहा है, जो मुझे समझ में आया क्वेश्चन को देखकर, कि जैसे आप लोग जो सिलेक्टिव स्टडी करते हैं ना, वो कभी कभी बैकफायर कर जाएगा, ठीक है। सिलेक्टिव स्टडी विल बैकफायर, ये क्वेश्चन 2 को देख के लगा, ठीक है। एक तो होलसम क्वेश्चन है, मतलब आपको कोई भी एक टॉपिक को स्टडी वन टॉपिक फुल्ली, स्टडी एनी टॉपिक फुल्ली। मतलब एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में गए और उसका आधा अधूरा पढ़ लिए तो फ़ायदा नहीं हो रहा है कि हमको खाली हेडिंग पता है, हमको खाली ये पता है वो पता है, उससे नहीं हो रहा। और इसमें क्या हो रहा है कि देयर शुड नॉट बी सिलेक्टिव स्टडी, दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट, बिकॉज देखिए क्या है, कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन, इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन कभी आया ही नहीं। तो आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि जो जो क्वेश्चन आया उसी में से देख लें, तो वो क्वेश्चन घूम के वापस आया ही नहीं। तो जितना कॉन्सेप्ट है उसको तो करके जाना ही पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूट मटेरियल में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। नो सिलेक्टिव स्टडी सजेस्टेड, वाई, बिकॉज इंस्टीट्यूट कैन आस्क फ्रॉम एनी एरिया विच दे हैव नेवर आस्क्ड बिफोर। इस पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो डिस्कशन वाला पार्ट है वो उसी से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, अगर if I show you the next question, question number 3 number is from transfer pricing। so चलो ये क्वेश्चन इजी था, मुझे लगता है ना। नॉर्मली एक बच्चे लोग का अटेम्प्ट क्या रहा, आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप अटेम्प्ट कैसे किए, मतलब आपका अटेम्प्ट कौन कौन सा क्वेश्चन का था। 1 तो सभी करेंगे, ठीक है। आपका अटेम्प्ट का सीक्वेंस मुझे बताइएगा कि पहले आपने 3 किया, अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम दिए तो पहले आपने 3 किया कि फिर 1 किया कि आपने 5 किया फिर 6 किया, क्या ऑर्डर में किया। मुझे लगता है 2 को 60-70% पब्लिक छोड़ दिया होगा, क्योंकि 1 तो सबको करना ही पड़ता है, और बाकी 3, 4, 5, 6 जब देख रहे हैं ना तो वो डुएबल क्वेश्चंस है, मतलब ऐसा कोई हेवायर नहीं आया।
तो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेकर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो थोड़ा बहुत मैं क्या कर रहा था ना, देखिए बाकी लोग के मुकाबले मेरा है ना थोड़ा सा स्पीड है ना कम रहता है, इन द सेंस मैं ना सेम डे वो रिव्यू ला नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं ला पाता हूँ? क्योंकि मेरे को थोड़ा समय लगता है कि मैं आराम से देखूंगा। मेरे को वो मेरा डे में ना ऐसी प्रेशर बहुत रहता है, मतलब प्रेशर एज इन ब्लड प्रेशर नहीं, पूरा डे डे मेरा एंगेज रहता है। तो अब अचानक से जब पेपर आता है ना, तो मेरे को पेपर देखने के लिए एक फ्री माइंड चाहिए। तो कल जब पेपर मिला मुझे रात में हाथ में, तो मैं देखा तो मेरे तो धुआं धुआं आ रहा था, क्योंकि मेरा माइंड ही फ्री नहीं था। तो मैं बोला आराम से यार फ्रेश होके सुबह देखेंगे, क्योंकि मेरा ये माइंड है कि मुझे कुछ अच्छा चीज़ करना है और माइंड से करना है। तो फिर आई नीड फ्रेश माइंड। तो फिर मैं सुबह सुबह आज लग गया इसके पीछे। आज सुबह क्लास भी थी, वो क्लास लिया और इसके बाद इसी में लग गया। तो अब क्या है, मैं काफ़ी थोड़ा सा और डीपली देख कर समझ के आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा ऑब्जर्वेशंस है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन था ट्रांसफ़र प्राइसिंग का, मैं उस पर बता रहा था आपको। ये क्या बीच में पेपर आ गया? ट्रांसफ़र प्राइसिंग का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लेकर क्वेश्चन है, और ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोल रहा है डिवीज़न ए है, उसकी कैपेसिटी 2000 टन की है, बाज़ार में डिमांड 1600 की है, और बाहर ट्रांसफ़र हो सकता है 1250। एक्सटर्नल मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है 22,000 का, वेरिएबल कॉस्ट है 14,000, एनुअल फिक्स कॉस्ट आ रहा है 60 लाख। और डिवीज़न बी आपका बता रहा है कि सेल्स ऑफ रोस्टेड कोकोआ बीन्स है 1000 टन्स, ये जिसको आप ट्रांसफ़र करेंगे उसका मार्केट प्राइस बता रहा है उसका। फिर ये भी बोल रहा है कि इनपुट चाहिए होता है उसको 1.25 टन्स ऑफ प्रोसेस्ड कोकोआ बीन्स फॉर 1 टन ऑफ रोस्टेड कोकोआ बीन्स। तो कॉस्ट ऑफ रोस्टिंग आपको बता रहा है 4000 पर टन ऑफ इनपुट है, प्लस एनुअल फिक्स कॉस्ट 40 लाख है। तो बहुत सिंपल तरीके से कॉस्ट दोनों का दिया हुआ है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ एबीसी लिमिटेड बता रहा है कि इन लोग का पॉलिसी वेरिएबल कॉस्ट प्लस 10%, टैक्सेशन दिया हुआ है 45% एंड 25%, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग में, एक ग्रुप कंपनी हमेशा जिस कंट्री में हाईएस्ट टैक्स रेट है, ज़्यादा टैक्स रेट है, उसमें कम इनकम जनरेट करने का कोशिश करेगा, और उस कंट्री में ज़्यादा इनकम जनरेट करने का कोशिश करेगा जिसमें लो टैक्स रेट है। उसी को लेके यहाँ पे पार्ट 2 में एक डिस्कशन पूछा गया है। तो ये आपको यही वाला बात को थोड़ा सा समझा के लिख देना है। और पहला पार्ट में यहाँ पे बोल रहा है कि आप बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर ईच ऑफ द 2 डिवीजन, और उसमें स्प्लिट करके बताओ एक्सटर्नल सेल्स का और इंटरनल ट्रांसफ़र का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये बहुत आराम से करने लायक वर्किंग है, मैं आपको बता सकता हूँ करके। सी आपको देखने से ज़्यादा, जैसे जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा आपको हमेशा देखना चाहिए। भविष्य में यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो हर पेपर का अटेम्प्ट करना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए, अगर उसका ट्यूशन ख़त्म कर चुके हैं तो। सो इसका पार्ट 1 मैं अगर बताऊँ आपको, उसमें क्या है, बस कंडीशन की ट्रांसफ़र हो रहा है एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 10% पर। सो एक्सटर्नल से एक तो ट्रांसफ़र होगा, दूसरा एक्सटर्नल सेल्स होगा, और टोटल होगा। तो मैं स्प्लिट करने क्वेश्चन बोल रहा है तो मैं इस तरह से कॉलम बना के कर रहा हूँ। आप कॉलम बना के नहीं किए तो अब नहीं किया, उतना दिमाग मत लगाइए। डिवीज़न ए है, उसका रेवेन्यू आप ले सकते हो, रेवेन्यू यानी कि ट्रांसफ़र रेवेन्यू या सेल्स रेवेन्यू जो भी है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस 10% है, तो 14,000 प्लस 10% करने से आ रहा है 15,400। एक्सटर्नल सेल्स करने से इसका रेवेन्यू है 22,000 पर टन ही एक बार मैं लिया। आप चाहो तो इसको टोटल भी दिखा सकते हो। हाँ, क्वांटिटी कितना होगा वो भी जानना चाहिए था कि क्वांटिटी पहला प्रायोरिटी ट्रांसफ़र को दिया जाएगा, पहला प्रायोरिटी ट्रांसफ़र को दिया जाएगा, ये इम्प्लाइड है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मस्ट सेटिस्फाई डिमांड फ्रॉम डिवीजन बी फर्स्ट बिफोर सेलिंग एनीथिंग टू एक्सटर्नल कस्टमर। तो गोल कॉन्ग्रुएंसी के कारण वो तो होना ही था। तो ट्रांसफ़र में कितना चाहिए उसको, 1250 टन। तो टोटल कैपेसिटी आपकी 2000 टन की है। कैपेसिटी की बात करें अगर, तो यहाँ अगर 1250 टन है
तो यहाँ पे 750 टन होगा। ठीक है, सो ये रेवेन्यू आ गया। फिर लेस कर देते हैं, मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट, तो ये है 14,000, यहाँ पे 14,000 पर टन पे एक बार किया मैं, तो ये आ रहा है 1400, ये आ रहा है 8,000। सो इससे आ गया कंट्रीब्यूशन पर टन, इससे टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल देंगे। मैं थोड़ा सा करके लाया हूँ भाई साहब, ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, 17.5 और 60 टोटल मिला के 77.5। हो सकता है मैं करके लाऊं तो मेरे से भूल हो गया हो, आपका सही हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। बहुत बार बच्चे बोलते हैं "ए, देखो देखो सर है मिस्टेक करता है"। अरे सर से मिस्टेक हो रहा है, देखो देखो क्या पढ़ाएगा। तो चलो ऐसे बोल देता है, तो हम लोग उसको नज़रअंदाज ही करते हैं और आपसे क्षमा मांग लेते हैं कि भाई इंसान है, भूल हो गया। ठीक है, सर से भूल हो गया तो हम लोग से वही हो सकता है, अरे उसमें क्या बात है, आप भी इससे भी हो सकता है, मेरे से भी हो सकता है। 7.875 आ रहा है टैक्स का इफेक्ट, तो पैट आ रहा है यहाँ पे 9.625। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम चलें डिवीजन बी में, तो बी में क्या हो रहा है कि वो ट्रांसफर्ड इनपुट ले रहा है। ट्रांसफर्ड इनपुट कितना में ले रहा है, 15,400 में। फिर उसका अपना ओन कॉस्ट है, ओन वेरिएबल कॉस्ट। वो ओन वेरिएबल कॉस्ट, जैसे ट्रांसफर्ड इनपुट अगर मैं चाहूँ, ये बेटर होगा मेरे लिए कि मैं टोटल में ही कर लूँ। 15,400 इंटू 1250 करने से आ रहा है 192.5 लैक्स। ओन वेरिएबल कॉस्ट है उसका 4,000 रुपया करके 1250 का आ रहा है 50 लाख। ठीक है, तो ये इसका टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 242.5 लैक्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर सेल्स रेवेन्यू वो बेच रहा है अपना कितना में, देखो 40,000 पर टन इंटू 1000, तो 40,000 इंटू 1000 करने से आ रहा है 400 लाख। माइनस करके आ रहा है कंट्रीब्यूशन विच इज़ 157.5, लेस फिक्स कॉस्ट 40 लाख, तो ये आ गया 117.5। पीबीटी लेस टैक्स एट द रेट 25% करके आ रहा है 29.375, तो यहाँ पे 88.125 आपका पैट खड़ा हो रहा है। और टोटल ग्रुप का अगर पैट निकालेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो इट इज़ कमिंग 97.75। सो देखो हुआ वही ना कि इसने वहाँ ज़्यादा इनकम जनरेट किया जहाँ पर टैक्स रेट कम था, इसलिए ट्रांसफ़र प्राइस बहुत कम रख के, मार्केट प्राइस 22,000 है बट ट्रांसफ़र प्राइस 15,400 रख के यहाँ पर कम इनकम जनरेट किया और वहाँ पे इनकम ज़्यादा जनरेट कर लिया। यही पार्ट आपको बस 2-3 लाइन में यहाँ पे बोल देना है 4 मार्क के लिए। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एबीसीज करेंट ट्रांसफर प्राइस, सो दैट इज इक्वल टू लो इनकम इन डिवीजन ए बीइंग अ कंट्री विथ हाई टैक्स रेट एंड simultaneously हाई इनकम इन डिवीजन बी लीडिंग हैविंग लो टैक्स रेट। तो ये यही तो मेन चकमा होता है, इसीलिए तो ऐसा ये लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि आप फिर से शो करो बजटेड कंट्रीब्यूशन बोल रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बोल रहा है तो कोई बच्चा लोग पैट फिर से निकाला है तो पैट ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर टैक्स इम्प्लीकेशन कैसे समझ में आएगा। दैट वुड बी अर्नड बाई ईच ऑफ द टू डिवीजन इफ एबीसीज हेड ऑफिस चेंज इट्स पॉलिसी टू ट्रांसफर मस्ट बी मेड एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर ट्रांसफर प्राइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे चला जाए, ट्रांसफर प्राइस यदि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे हो रहा हो, तो उस समय आपका कंपनी का क्या डिवीजन वाइज और टोटल में इनकम आएगा वो आपको बताना है और शो करना है एक्सटर्नल सेल्स इंटरनल ट्रांसफ़र को जितना हो सके ब्रेकअप के साथ। तो इसमें आंसर आ रहा है वो 87.65 अगर आपका आया है तो। ठीक है, तो भी मैं इसको कंटिन्यू करके आपको बता रहा हूँ। सी आपका कुछ और आंसर आया, आपने क्या अजम्पशन किया, आप मेरे को ये कमेंट में बता दो। इससे क्या होगा, हम लोग फ्यूचर में उस तरह से इसके ऊपर कोई अपडेटेड वीडियो निकालेंगे, आपको बताएंगे कि देखो ऐसे भी हो सकता है। अगर वो सही है तो वो भी बताएंगे, क्लासेस में उस सब बात को यूज़ करेंगे। आपके ही रिस्पॉन्स से ही तो क्लास अच्छा बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। पार्ट बी था ना वो, पार्ट बी, यस। पार्ट बी में पहले ट्रांसफ़र प्राइस पता करना चाहिए एट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिस के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वो है 14,000।
वेरिएबल कॉस्ट कितना है 14,000, ऐड करेंगे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना है, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, अब देखो इसको मैं टोटल पे ले जाता हूँ, टोटल ट्रांसफ़र करना है हम लोग को 1250, तो 14,000 इंटू 1250 इज आर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट मेरे को बाज़ार में बेचना था 1600, मैं बेच पा रहा हूँ प्रायोरिटी देने के कारण 750, तो बाज़ार का मेरा कितना नुकसान हो गया, 1600 बेचना था 750 बेच पा रहा हूँ, तो 850 नहीं बेच पा रहा हूँ, और उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन बाज़ार में क्या कमा रहा हूँ 8,000 करके, तो 8,000 करके कंट्रीब्यूशन मेरा आना चाहिए था जो नहीं आ रहा है। सो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आ रहा है 243 लैक्स। ठीक है, तो दिस इज माई ट्रांसफ़र प्राइस ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिस। अगर मैं चाहूँ तो इससे ट्रांसफ़र प्राइस पर टन निकाल सकता हूँ, जो होगा 243 लैक्स डिवाइडेड बाई 1250, 19,440। ठीक है, अब इसको लेके आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि टोटल इम्पैक्ट क्या आ रहा है। सो डिवीजन ए में वही ट्रांसफ़र, एक्सटर्नल और टोटल। डिवीजन ए में ट्रांसफ़र होगा 1250, एक्सटर्नल बेचेगा 750, टोटल है 2,000। सो उस तरह से ट्रांसफ़र रेवेन्यू है 243 लैक्स, लेस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 1250 इंटू 1250 इंटू कितना होगा, ये टोटल ले लेते हैं एक बार में, ये 243 लैक्स है, किया वही है वो फिगर्स ही उठा लेते हैं, नहीं किया हुआ नहीं है, कर लेते हैं कोई बात नहीं है। 750 इंटू आप बोल सकते हैं कितना होगा, 750 इंटू इनका रेवेन्यू कितना था, 22,000 था, 22,000। ठीक है, फिर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 1250 इंटू 14,000, 750 इंटू 14,000, और ये टोटल आ जाएगा। तो इससे आपका रिजल्ट में कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। सो ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो 1250 इंटू 14,000 करने से आ रहा है 175 माइनस 243 लाख करके 68, 60 और 128, लेस फिक्स कॉस्ट करने से आ रहा है 60, तो ये आ रहा है पीबीटी विच इज़ 68, लेस टैक्स एट द रेट 45%, 30.6, तो माइनस करके आ रहा है 37.4। ऐसे ही डिवीजन बी का आ जाएगा। डिवीजन बी में ट्रांसफर्ड इनपुट का जो कॉस्ट है वो आ गया 243 लैक्स, ट्रांसफर्ड इनपुट लिखा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, फिर वेरिएबल कॉस्ट आपका वो सब कॉपी हो जाएगा, वो है 50, वेरिएबल कॉस्ट है 50, रेवेन्यू है 400, सो 283 माइनस हो रहा है तो 107, ये दोनों माइनस करके कंट्रीब्यूशन, क्वेश्चन तो लग रहा है बजटेड कंट्रीब्यूशन मांग रहा है, बट मेरे को लगता है कि टैक्स इफेक्ट से जाना ही चाहिए, क्योंकि फिर अदरवाइज डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। मेन तो टैक्स का इम्प्लीकेशन लंबा है ना। फिक्स कॉस्ट है 40, 67, फिर पीबीटी, फिर लेस टैक्स एट द रेट 25% करने से आ रहा है 16.75, माइनस करके पैट आ रहा है 50.25, और दोनों मिला देंगे टोटल पैट आ जाएगा 87.65। ठीक है, अब आप अगर हो सकता है कंट्रीब्यूशन तक करके आए तो पूरा मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं नहीं बोल सकता, दिस इज़ नॉट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे बोला तो है कि बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखाइए। अब कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब हो सकता है बच्चा खाली कॉन्ट्रीब्यूशन पे छोड़ दे, तो हिसाब से तो मार्क्स देना चाहिए। वहाँ पे ऊपर में बोला था पैड दिखाइए, तो आदमी पैड ही दिखाएगा, तो ये हो सकता है। अगर आपने जो भी किया आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, आप अगर नहीं बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है डिस्कस टू बिहेवियरल इश्यूज दैट कुड अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ द हेड ऑफिस ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ हेड ऑफिस ऑफ एबीसी लिमिटेड इम्पोजिंग ट्रांसफर प्राइस। तो इसका कोई एज सच परफेक्ट आंसर रेडीमेड नहीं है, बट आप बोल सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये डिविजनल मैनेजर है ना, कभी भी लोड नहीं लेगा कि आपका कॉस्ट को बचाएं। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो अपने बेसिक्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग में सीखते हैं
कि सारा फिर कंट्रोल वगैरह हेड ऑफिस का ही रह जाएगा, तो ये लोग अपने इच्छा से एफिशिएंट नहीं होंगे, विल नॉट टेक इनिशिएटिव टू बिकम एफिशिएंट, नो इनिशिएटिव टू बिकम कॉस्ट एफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर पॉलिसी है वेरिएबल कॉस्ट प्लस 10% इज द ट्रांसफर प्राइस, तो मेरा कॉस्ट बढ़े तो मेरे को और अच्छा ही है ना, मैं क्यों कॉस्ट कम करने जाऊँ? देर विल बी नो इनिशिएटिव टू बिकम कॉस्ट एफिशिएंट। आप एग्जाम्पल में बोल सकते हो वेरिएबल कॉस्ट प्लस 10% अगर ट्रांसफर प्राइस है जो हेड ऑफिस बोल रहा है। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन दैट if by any reason the variable cost of transferor division A is increasing in future, then division A would not try to reduce its cost, because by reducing it will have lesser profitability. This is the impact. दूसरा हो सकता है कि sometimes this transferee division, because the cost is not this transferor division is not getting all the, you can say, और भी बहुत सारा बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज है ट्रांसफरर डिवीजन के साथ हो सकता है वापस, कि ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस 10% ले रहा है जो हेड ऑफिस इम्पोज कर रहा है, उसके कारण वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो उसका था वो गवा दे रहा है, जो आप पार्ट ए और पार्ट बी में डिफरेंस देखें 19,440 की जगह उसको 15,400 मिल रहा है। तो ट्रांसफरर डिवीजन कभी भी ट्रांसफरी डिवीजन को हेल्प नहीं करेगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस ट्रांसफरी डिवीजन के पास कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा तो वो ग्रैब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो फिर कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज़ टेंडेंसी टू नॉट टू एक्सपैंड, ठीक है। दे में अपोज, योर डिविजन्स में अपोज डिसीजंस ऑफ, oppose some decisions of, you can say, expansion, न्यू ऑर्डर, कोई नया ऑर्डर आया टेम्पररी बेसिस में तो नहीं करेगा, क्यों करेगा, उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। एक अलग से जो लीड लेके नया कुछ करना होता है वो नहीं करना चाहेगा। क्या कारण है इसका, इसको वापस से समझा देते हैं कि ट्रांसफरर डिवीजन को वेरिएबल कॉस्ट प्लस 10% ही मिलना है, उसका तो जो बाहर का सेल्स है वही वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो उसको मोटिव ही नहीं है कि हम ट्रांसफरी को हेल्प करें। और ट्रांसफरी के पास कोई अच्छा ऑफर आया वो चाहेगा एक्सेप्ट करना, जो कंपनी के लिए हित में भी है, पर ट्रांसफरर का कोई मोटिव नहीं है उसको और हेल्प करने का, ठीक है। तो ये इश्यूज है, मतलब और कल को ट्रांसफरी के यहाँ पे डिमांड बढ़ गया तो ट्रांसफर उसको हेल्प नहीं करेगा। अब इसको आप थोड़ा और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, सी वी हैव टू वेट फॉर एग्जैक्ट वर्डिंग्स बाय द इंस्टीट्यूट, बट एक बार जो होता है ना रफली समझ में आता है कि ये आंसर हो सकता है, तो वो ये है। यहाँ पे ये एक मुझे लगा कि इवेलुएट हाउ टैक्सेशन, इम्पोर्ट ड्यूटी एंड डिविडेंड प्ले रोल वाइल डिटरमाइनिंग इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइजिंग। तो टैक्सेशन का क्या रोल है, जैसे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइजिंग में ट्रांसफ़र प्राइस जब अपने निकालते थे ना, तो नॉर्मली इट इज सपोज टू बी वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको आप कंट्रीब्यूशन लॉस लेते हो। बट इसी में अब जब ट्रांसफ़र आप प्राइस आप पता करो तो इसमें आपका टैक्सेशन यानी टैक्स का जो अमाउंट है या टैक्स एक्सपेंस जो है बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र, दैट इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, तो यू हैव टू इंक्लूड दैट इन ट्रांसफ़र प्राइस and that is to be included in minimum transfer price. And import duty is for our maximum transfer price working. Import duty is for maximum transfer price working, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम बाज़ार से कितना में ले सकते थे और ट्रांसफ़र करने के कारण मेरा इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा, ट्रांसफ़र करने के कारण मेरा इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा एट फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी उसका फेयर प्राइस होगा उसके ऊपर। सो ये इम्पोर्ट ड्यूटी का इम्प्लीकेशन है। अब ये डिविडेंड को लेकर एक क्वेश्चन आता है कि इसमें हम क्या लिखें, ये डिविडेंड मतलब इंस्टीट्यूट क्या पूछना चाह रहा है ये क्लियर नहीं है, डिविडेंड का यूज़ क्या है, ट्रांसफ़र प्राइस कैलकुलेट करने में डिविडेंड का यूज़ क्या है क्लियर नहीं है। ये बहुत बार अदरवाइज रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स को लेकर भी इंडिकेट किया जा सकता है। सो वी गॉट टू वेट एंड वॉच कि ये डिविडेंड का क्या इम्प्लीकेशन है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग न्यू कि डिविडेंड का क्या रोल है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग में। इंटरेस्टिंगली एक ये भी व्यू पॉइंट हो सकता है इसमें कि डिविडेंड को लेकर सिंस क्लैरिटी नहीं है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिविडेंड डज नॉट प्ले एनी रोल। ये मुझे लगता है कि डिविडेंड को लेकर हम लोग कोई भी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकालते नहीं है। हो सकता है ये एक गूगली हो,
कि आप सोचने लगे अरे डिविडेंड का क्या इम्पैक्ट होगा। तो पॉइंट इज ट्रांसफ़र प्राइस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका जो रिजल्ट आएगा, उससे जो नेट इनकम जनरेट होगा, उससे डिविडेंड दिया जाता है। तो डिविडेंड का क्या रोल हो सकता है इन डिटरमाइनिंग द ट्रांसफ़र प्राइस? सो बस यही हो सकता है कि ट्रांसफ़र प्राइस में इस तरह से ट्रांसफ़र प्राइस पता किया जाए कि प्रॉफिट्स लेफ्ट in the hand at the last should be highest so that you can remit higher dividends, but dividend doesn't determine the transfer price. चलो नेक्स्ट 4A जो क्वेश्चन था ये काइजन वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लेके था, यानी आपका जो JAT वाला चैप्टर है लीन वाला। तो इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, डिस्कस 5 डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड काइजन। तो मज़े की बात क्या है, हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हम लोग के पास एक क्वेश्चन है इसका, जिसमें नंबर 1 आता है, 3 डिफरेंस आता है उसमें कवर होता है, बट बदमाशी देखो एग्जाम का कि वो आपसे 5 डिफरेंस पूछ लिया। 3 तो कोई भी लिख दिया होगा क्योंकि वो एक क्वेश्चन में आपका किया हुआ होता है। तो उस क्वेश्चन में जैसे एक पढ़ा हुआ होता है कि ये एनुअल होता है तो इसका पीरियोडिसिटी काइजन का थोड़ा सा मंथली या सेमी एनुअल ऐसा कुछ होना चाहिए, मंथली वीकली, ये एनुअल सेमी एनुअल होता है। पीरियोडिसिटी को लेके एक पॉइंट आप बता सकते हो। दूसरा यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे जनरली हम लोग एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन नहीं रखते हैं, याद है, यहाँ पे बोल सकते हो पार्टिसिपेशन मस्ट है, पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता ही है। तीसरा आप बोल सकते हो ये कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करता है। चौथा यहाँ पे तीसरा बोल सकते हो कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है। ये 3 पॉइंट तो आप लोग का रटा हुआ है, बट और पॉइंट क्या होगा, और पॉइंट हो सकता है जैसे यहाँ पे वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग नॉर्मली करते हैं हमारा जो करंट है माइनस जो हम पहुँचाना चाहते हैं, टारगेट हम कहीं जाना चाहते हैं ना काइजन से इम्प्रूव करके। सो यहाँ पर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेट बेस्ड ऑन एक्सेप्शन, मतलब कोई अगर आपका टारगेट मीट नहीं कर पाया, सॉरी कोई आपका वेरिएंस एडवर्स आ गया जो आपको लग रहा है नहीं आना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पे उन सबको इन्वेस्टिगेट करते हैं जब तक कि टारगेट मीट नहीं हो जाए, इन्वेस्टिगेट ऑल टू मीट द टारगेट। एनी हाउ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है टारगेट मीट करना है, बट यहाँ पे क्या होता है हर वेरिएंस पे एक्ट नहीं करते, जो जो वेरिएंस हमारे टॉलरेंस लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है उस पर एक्ट करते हैं। इस तरह से मैंने 2 आपको और बताया। अब ये पता नहीं 2 इंस्टीट्यूट किस तरह से सोच रहा होगा, ये मेरे को नहीं मालूम है। मुझे लगता है कि पहला 3 तो आप सबने सही किया ही होगा। नेक्स्ट आ रहा है 4B। 4B आपका ये CVP एनालिसिस का क्वेश्चन है, ब्रेक इवन निकालने का कैलकुलेशन पूछ रहा है इसमें। तो इसमें क्या बोल रहा है देखो, एक्सपेंशन की बात करें जिसमें फ़िक्स कॉस्ट 420 से भी इंक्रीज़ होके 125 से बढ़ के चला जाएगा। तो प्रेजेंट है एक, और एक मान लीजिए आपका आफ्टर एक्सपेंशन है। आफ्टर एक्सपेंशन तो क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को एनालाइज करते करते पढ़ो। यहाँ पे 4,20,000 है और यहाँ पे 5,45,000 है। फिर प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 80,000 यूनिट्स पर ईयर, कैपेसिटी विल इंक्रीज बाई 50% विद एक्सपेंशन। तो अभी हमारा यूनिट्स यहाँ पे 80,000 बनता है, तो एक्सपेंशन करने से 1,20,000 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हैं करेंटली आपका 6.8 है एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू गो डाउन बाई 0.4, 6.4 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 16 रुपया है जो मेंटेन रहेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा आपका 16 माइनस 16.8, 16 माइनस 6.8 9.2, और यहाँ पे आ रहा है 9.6, 16 माइनस 6.4। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द ब्रेक इवन पॉइंट अंडर इधर ऑल्टरनेटिव। तो ब्रेक इवन निकाल दीजिए ये सब, तो इंटर का क्वेश्चन लग रहा है। 420 बाई 9.2 करने से आ रहा है 45,652 यूनिट्स।
और यहाँ पे आ रहा है 545/960 करके, 56,771। तो ये फिर भी इजी था। चलो ब्रेक इवन निकालना था, बहुत लोगों का सही आ गया होगा। अब इसमें क्या एक नया चीज़ क्या बोल रहा है देखो, रेकमेंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव विथ रीज़न। तो इधर ऑल्टरनेटिव में बेटर कौन सा है, तो बेटर फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये इसमें एक नया चीज़ आ गया, व्हाट टू रेकमेंड नाउ, क्या रेकमेंड करें, इसमें से बेटर कौन सा है। तो बेटर तभी पता चलता है जब आपका कोई प्रॉफिट निकालने का गुंजाइश हो। अब प्रॉफिट निकालने के लिए तो आपको करंट सेल्स वॉल्यूम चाहिए, वो तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे एक और कर सकते हैं, पता नहीं ये रिकमेंडेशन कैसे इंस्टीट्यूट परसीव कर रहा है, बट ब्रेक इवन सेल्स परसेंट ऑफ टोटल कैपेसिटी यदि हम देखें 45652 डिवाइडेड बाई 80,000 कर रहे हैं ना, तो यहाँ 57% पे आ रहा है, और यहाँ पे 56,771 बाई 1,20,000 कर रहे हैं, तो ये 47.31% पे आ रहा है। तो ब्रेक इवन जितना लोअर हो उतना बेटर होता है, जिससे कि आपको ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाए। सो रेकमेंड में अब किस व्यू से इंस्टीट्यूट पूछ रहा है ये बताना मुश्किल है। तो इसमें 5 मार्क में कोई ब्रेक इवन निकाल दिया सही सही, तो उसको तो कुछ अच्छा नंबर मिल ही जाएगा, 5 में 3 तो मिल ही जाना चाहिए। और रिकमेंडेशन क्या है, मैं अगर आपके जगह होता तो शायद मैं ब्रेक इवन सेल्स परसेंट के हिसाब से सोच रहा होता, क्योंकि खाली ब्रेक इवन से मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। लोअर ब्रेक इवन में मेरे को लग रहा है कि प्रेजेंट सही है, हायर ब्रेक इवन में तो ऑफ कोर्स फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट तो बढ़ना ही था। ठीक है, हालांकि फिक्स कॉस्ट बढ़ा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी थोड़ा बढ़ा है, बट फिर भी ब्रेक इवन पॉइंट तो बढ़ गया है। ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ गया अगर, तो कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो आपको कैपेसिटी भी तो एक्स्ट्रा मिल गया है। अब अगर आप हायर सेल्स अचीव कर सकते हो तो ऑफ कोर्स आफ्टर एक्सपेंशन वाला ज़्यादा वर्दी लग रहा है। इसमें और भी एनालिसिस के लिए कई सारा चीज़ बोला जा सकता है, जैसे कि पीवी रेशियो 60% आ रहा है, पहले का पीवी रेशियो आपका 57.5% था। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आपका देखिए 1,25,000 से बढ़ गया, तो 1,25/420 करके 29.7176% से फिक्स कॉस्ट बढ़ा, बट पीवी रेशियो आपका 57.5 का 60 हो गया। तो उसको भी मैं परसेंट में अगर देखना चाहूँ तो वो 4.34% से बढ़ा, मतलब फिक्स कॉस्ट का रेट ऑफ इंक्रीज ज़्यादा है देन पीवी रेशियो का रेट ऑफ इंक्रीज, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ गया है। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ब्रेक इवन सेल्स परसेंट के हिसाब से ये बेटर लग रहा है। दूसरा ये बोला जा सकता है कि अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है, सेल करने में दिक्कत है, तो फिर लोअर ब्रेक इवन ही ज़्यादा प्रेफरेबल है। बट आप एक्सपेंशन कर रहे हो, तो शायद ऐसा लग रहा है कि सेल्स करने से आप ज़्यादा सेल्स कर पाओगे, इसलिए आप एक्सपेंशन कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसलिए आपको एक्सपेंशन करना चाहिए। सी ये डाउटफुल है कि रिकमेंडेशन में क्या लिखना है, क्योंकि प्रॉफिट निकाल नहीं पा रहे, तो रिकमेंडेशन में अगर आपके जगह होता तो ब्रेक इवन सेल्स के हिसाब से लिखता, और वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आपने कैसे लिखा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ कुछ नई चीज़ें आती है तो अलग अलग जन का अलग अलग तरह से दिमाग चलता तो है। और उसके बाद आ गया ये एनालाइज 5 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग फॉर लो कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिविटी। तो प्राइस सेंसिटिविटी प्राइसिंग चैप्टर का पूछ लिया आपको, प्राइसिंग चैप्टर से प्राइस सेंसिटिविटी के बारे में। इसका तो एक निमोनिक्स आपको दिया गया था, यूएसडी सेट करो और सिप मारो, 9 पॉइंट होते थे इसमें, तो उसमें से 5 पॉइंट बताने आपको। यू से अगर याद हो, यूनिक वैल्यू इफेक्ट, ठीक है, यूनिक वैल्यू इफेक्ट। टी से याद आ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट। फिर एक एस से था शेयर्ड कॉस्ट इफेक्ट, शेयर्ड कॉस्ट इफेक्ट, अगर कॉस्ट शेयर कर ले तो सेंसिटिविटी लो रहती है। संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, एक और एस से था इन्वेंट्री इफेक्ट, इन्वेंट्री इफेक्ट हो गया ना 5। तो ऐसे करके आप और भी पॉइंट्स कुछ भी लिख सकते हो, 9 में से कोई भी 5 मार्क्स मिलना चाहिए।
नेक्स्ट सी का वन थोड़ा सा यूनिक है, इसमें ईवीए पूछा है। ओके, तो ईवीए का वर्किंग ये वाला इस तरह का सेम क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट मेट में है। तो इसमें तीनों को लेकर आपका टोटल कैपिटल आ रहा है विच इज़ 1130, जिसमें से इक्विटी है 1070 और डेट है 60। पीबीआईटी दिया हुआ है 1100, ये सेम एग्जाम्पल में दिया हुआ है इंस्टीट्यूट मेट में। इंटरेस्ट पेड दिया हुआ, उसका कोई यूज़ नहीं है। टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12% और कॉस्ट ऑफ डेट है 6%। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार ये रहता है, ये सेम सम जब एसएफएम में आता है ना, तो हम लोग वहाँ पे अज्यूम करते हैं प्री टैक्स। वहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं? प्री टैक्स। बट यहाँ पे हम लोग का इंस्टीट्यूट मैट में ये अज्यूम किया गया पोस्ट टैक्स। तो कुछ बच्चे हो सकता है इसको 6% इंटू 1 - 0.3 करके करके आ गए और कुछ लोग 6% करके आ गए। तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट दोनों तरफ से मार्क्स दे देगा। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन आते हैं आजकल, तो उस रीज़न से हो सकता है यहाँ पर आपको दोनों तरफ से मार्क्स मिल जाए। बट फिलहाल जैसे इंस्टीट्यूट किया हुआ था इस सम को अपने मैट में, मैं वैसे अगर बताऊँ तो इसमें नो पैट पहले निकालना पड़ेगा, विच इज़ ई बी आई टी इंटू 1 - t, 1100 इंटू 1 - 0.3 करेंगे, दिस इज़ कमिंग 770। फिर आपको WACC निकालना पड़ेगा, विच विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% इंटू टोटल इक्विटी 1070 बाई 1130 प्लस 6%, मान लिया पोस्ट टैक्स ही है, अज्यूम कर लिया मैंने पोस्ट टैक्स ही है, तो 6% इंटू 60 बाई 1130 करेंगे तो ये आ रहा है 11.68%। सो EVA निकालना है तो वो कैसे आएगा? 770 माइनस 11.68% इंटू 1130। ठीक है, 1130 इंटू 11.68% माइनस 770, ये कर कर आके आंसर आ रहा है 1130 पे करना है, ध्यान रखना। तो ये कितना आ रहा है देखो, क्या कैलकुलेटर है भाई, ये आ रहा है 638.016। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि आप ये प्री टैक्स करके कराए होंगे, ऐसा हो सकता है। अभी क्या था, इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन था ना, इसमें अगर इंटरेस्ट पेड 6.8 है तो उसको लॉन्ग टर्म डेट से यदि डिवाइड करते हैं ना, तो 6.8/60 करने से आ रहा है 11.33 इंटू 0.7 करने से आ रहा है 7.93, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 6%। अगर हम इंटरेस्ट रेट चेक करें तो 6.8 डिवाइड बाई 60 करने से आ रहा है कितना परसेंट? 6.8/60 करने से आ रहा है 11.33 इंटू 1 - 0.3 यानी इंटू 0.7 किया जाए तो 7.93 आ रहा है, जबकि यहाँ दिया हुआ 6%। तो ऐसे ही मैं चेक कर रहा था कि उससे मैच होता है कि नहीं होता है। इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन है उसमें मैच हो जाता है, बट यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि बच्चों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। ये दो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड पहले आपके इंस्टीट्यूट मैट में ना दिया हुआ था, एकदम फर्स्ट वाले मैट में, फिर इंस्टीट्यूट ने नया मैट निकाला था तो उसमें हटा दिया। ठीक है, बट इससे रिलेटेड 6 मार्क का पूछ लिया, ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया तो ये भी छाप लिया। एक जनरल आइडिया के लिए मैं बता देता हूँ कि शेयर होल्डर वैल्यू एडेड क्या होता है। नॉलेज के लिए पता हो तो ठीक है, बस शेयर होल्डर वैल्यू एडेड होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आप निकालते हो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर योर कंपनी, प्लस आप उस अपनी कंपनी का एंड ऑफ द पीरियड में क्या सैल्वेज वैल्यू आएगा वो देखते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ योर कंपनी। ठीक है, फिर आप इसमें जोड़ लेते हो जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है उसका कॉस्ट, उसका वैल्यू, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का वैल्यू, फिर माइनस करते हो आप वैल्यू ऑफ डेट, तो आता है वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये है शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। बहुत सारे अलग अलग वर्जन है इसको लेकर। कुछ जगह ऐसे भी बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स वेल्थ इन दिस ईयर माइनस शेयर होल्डर वेल्थ ऑफ प्रीवियस ईयर। कुछ जगह ऐसे भी बोल रहे हैं कि इट इज़ नो पैट माइनस
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो मैंने देखा कि ACCA का वेबसाइट पे जाकर, ACCA का वेबसाइट पे ये दिया हुआ है और उसमें ये ड्राइवर्स भी बता रहा है दैट अफेक्ट शेयर होल्डर वैल्यू। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट ACCA से नॉर्मली इंस्पायर्ड रहता है, तो ACCA से का ही आंसर वो निकालेगा अपने सजेस्टेड आंसर में। तो उस लॉजिक से मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, इसका खोज ही करने वाला था रैपापोर्ट। ठीक है, रैपापोर्ट, स्पेलिंग देखना, रैपापोर्ट। तो उनका रिकमेंडेशन था कि इस तरह से शेयर होल्डर वैल्यू एडेड निकाला जाए और रेकमेंड करो वैल्यू ड्राइवर्स दैट अफेक्ट शेयर होल्डर वैल्यू। तो उसमें वो सारी वैल्यूज़ आ जाते हैं, ड्राइवर्स आ जाते हैं, बेसिकली फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकलता है। जैसे कि सेल्स ग्रोथ के ऊपर ये डिपेंड करेगा, जैसे कि ये प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन पे डिपेंड करेगा। सेल्स ग्रो होगा तो EBIT ग्रो होगा, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो EBIT ग्रो होगा। थर्ड नंबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करेगा। फोर्थ नंबर टैक्स रेट पे डिपेंड करता है। फिफ्थ नंबर वर्किंग कैपिटल पे डिपेंड करता है। सिक्स नंबर फिक्स कैपिटल कितना आपके पास उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेवेंथ नंबर आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड क्या है, मतलब टाइम पीरियड जिसमें आप सुपर नॉर्मल रिटर्न जनरेट करोगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड क्या है। सो ये आउट ऑफ सिलेबस था, मुझे लगता है कि इसका ग्रेस मार्क देना चाहिए इंस्टीट्यूट को। हम भी थोड़ा बहुत अभी इलेक्शन में ना बहुत काम किए काउंसिल मेंबर्स के लिए, तो चिट्ठी लिखेंगे उनको भी कि इसका 6 नंबर ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। हालांकि इंस्टीट्यूट ने एक सर्कुलेशन निकाला भी है कि अगर आपको कोई भी पेपर में कोई भी गड़बड़ लगाओ तो उन्होंने एक ईमेल आईडी दिया है, आप अपना वो इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे जाके आप देखिएगा, एक नोटिस आया है हाल में, तो आप वो ऑब्जर्वेशन ऑफ कैंडिडेट्स अगर बोलकर एक नोटिस आया कि अगर आपको कुछ भी ऊटपटांग लग रहा है तो आप एक ईमेल आईडी पे नोटिफाई जरूर करिएगा। तो मेरा तो रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आपने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया है या नहीं भी दिया, अगर आपको पता है या बाहर से पूछ लिया है तो इंस्टीट्यूट को चिट्ठी जरूर लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ये OEE का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। सो OEE में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई सूटेबल अप्रोच टू मेजर TPM परफॉर्मेंस, तो आंसर है OEE। फिर लिस्ट डाउन द लॉसेस टू बी आइडेंटिफाइड टू मेजर द मेंटेनेंस परफॉर्मेंस। तो वो लॉस का नाम होता है ना, एक स्पीड रिलेटेड लॉस होता है, एक आइडल टाइम को रिलेटेड होता है और एक आपका क्वालिटी रिलेटेड होता है। तो लॉसेस का नाम लिखना है और फिर आपको बोल रहा है कैलकुलेट द TPM परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन अंडर द आइडेंटिफाइड अप्रोच। तो उसमें 3 रेशियो होती है, आपको याद है ना, अवेलेबिलिटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो और क्वालिटी रेशियो। तो अवेलेबिलिटी रेशियो यहाँ पे आ रहा है टाइम वर्कड बाई प्लान्ड वर्किंग टाइम इज 275, परफॉर्मेंस रेशियो आ रहा है स्टैंडर्ड टाइम बाई एक्चुअल वर्किंग टाइम, और क्वालिटी रेशियो आ रहा है 2860 बाई 3000। तीनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो OE खड़ा हो रहा है 69.33% पर, और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है हम लोग का 85%। तो कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि हम लोग वो अचीव नहीं कर पाए हैं। तो आप इवेल्युएट करें तो थोड़ा सा सुझाव भी दे देंगे। इंडिविजुअली भी आप बता सकते हैं कि आपको याद हो नाकाजिमा के हिसाब से 90, 95, 99 होना चाहिए। तो इंडिविजुअली भी कंपेयर करके ओवरऑल आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस कभी भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, 90, 95 और 99 के हिसाब से 85% आया, तो आपको इंडिविजुअली भी कंपेयर करना चाहिए और ओवरऑल भी कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, कंपेयर इंडिविजुअली एंड ओवरऑल। सर हम तो ओवरऑल ही कराया, इंडिविजुअली नहीं किया। अब जो कर आया उसको लेके क्या करना, अब जो करके आया मेरे को बताओ चैट में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन को लेकर, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट का भी समुच्चा ही चीज़ पूछ लिया, जो जो जितना चीज़ उसमें इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ सब पूछ लिया कि उसका ऑब्जेक्टिव बताओ, कि इनका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक गोल्स नहीं होता है, चैरिटी या फिर सोसाइटी के लिए लोग काम करते हैं। दूसरा, रीजंस बताओ कि इनको परफॉर्मेंस मेजरमेंट की क्या दरकार है, बिकॉज दे हैव सम फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंट्रीब्यूटर ऑफ द फंड टू यूटिलाइज द फंड इन द फॉर द पर्पज फॉर विच द फंड हैज़ बिन ऑब्टेन्ड। चैलेंजेस उनके आपको याद होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होता है, गवर्नमेंट का कहाँ इनिशिएटिव है, जैसे आप चैलेंजेस वहाँ पे बता सकते हो। और एनालाइज द वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क में वही इकोनॉमी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में बताओगे। और अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड में
याद है पहले यहाँ पर कस्टमर कर दिया जाता है। नॉर्मली बैलेंस स्कोर कार्ड में पहले फाइनेंशियल होता है, यहाँ पे पहले कस्टमर हो जाएगा और फिर बाकी सेकंड में फाइनेंशियल, फिर इंटरनल बिजनेस और फिर लास्ट में लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव आता है। तो उसके बारे में जितना कुछ हो सकता था सारा ही आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो मैनेजेबल है, आई थिंक इट इज़ क्वाइट मैनेजेबल, नथिंग लाइक कि ये आपसे नहीं हो सकता था। अगर आपने पढ़ा है तो नॉट फॉर प्रॉफिट को सभी कोई पढ़े होते हैं और तो इतनी बार आ चुका है वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क पास्ट में, तो हर कोई इसके ऊपर अटेंशन दे के गया हुआ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट जो भी आदमी अटेम्प्ट करने गया होगा वो उसको कर ही लिया होगा, है ना। चैलेंजेस में 3 चैलेंजेस थे ना, डिफ़िकल्टीज इन आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, रिलेशनशिप नहीं पता चलता है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आता है, फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर कमिटमेंट ऑफ स्टेट किस तरफ है, उनका फोकस किस तरफ है, यूटिलिटी ऑफ फंड हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। तो चैलेंजेस और उसका वे आउट यहाँ नहीं पूछा था, आप सिर्फ चैलेंजेस के बारे में बताओगे तो मार्क्स मिलना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से आया है और ये सेम क्वेश्चन खाली फिगर चेंज होकर आपके इंस्टीट्यूट मैट में भी दिया हुआ है। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग को लेकर पूछा जा रहा है इसमें, बट इसमें अगर आपका ये सब नहीं किया हुआ है, पहले नहीं देखा होगा, तो आप सिले मिस्टेक करोगे। पहला पार्ट में बोल रहा है जॉइंट प्रोडक्ट जेड को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं। तो इसमें पहला चीज़ है कि जॉइंट कॉस्ट जो भी दिया हुआ है विच इज़ गिवन हियर एज अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन 70 रुपीज़ इज़ टू बी टेकन एज इरेलीवेंट कॉस्ट बिकॉज इट इज़ अ सम कॉस्ट, यू कांट गेट रिड ऑफ इट। प्रोडक्ट बन के आ गया, अब फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 30 रुपीज़ कॉस्ट लगेगा और 42 रुपीज़ आपका रियलाइजेबल वैल्यू आ सकता है इफ़ इट इज़ फर्दर प्रोसेस्ड। तो 42 minus 30, 12 rupees is your net income. Since it is positive, further processing should be done. So answer is further processing should be done. ठीक है, so this is first part. अब इसमें मिस्टेक क्या होता है कि अगर आप ये सम नहीं किए हुए पहले, तो ऐसा हो सकता है कि आप खाली यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं फिक्स कॉस्ट जो 10 रुपीज़ दिया हुआ है वो आपका कमिटेड कॉस्ट है, ऐसा हो सकता है। और सेकेंड पार्ट में क्या है कि यहाँ पर अगर वो जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है तो सेल प्राइस 42 मिलेगा, तो उस समय खाली मार्जिनल कॉस्ट को लेके इंस्टीट्यूट का वर्किंग दिया गया है कि यहाँ पे 40 और यहाँ पे 20 ले लिया 60, तो ये -18 आ रहा है, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है, तो फर्दर प्रोसेसिंग नॉट टू बी डन। अब यहाँ पे अजम्पशन ले लिया गया है कि ये जो फिक्स कॉस्ट है वो सारे के सारे कमिटेड कॉस्ट हैं। अब ऐसा क्यों कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को ले लिया और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया, ये मैं नहीं जवाब दे सकता। ये इंस्टीट्यूट का सेम सॉल्यूशन आया हुआ है इंस्टीट्यूट मैट में, तो भैया जैसे वो किया वैसे करोगे तो नंबर मिल जाएगा, आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट मैट में जाके। फिर बोल रहा है लिस्ट द सिचुएशंस इन विच मिनिमम प्राइसिंग अप्रोच इज फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिचुएशंस नॉर्मली रेलिवेंट कॉस्टिंग के लिए क्या क्या फेवरेबल सिचुएशन है वो आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला आता है जैसे आपके लिए कोई स्पेशल ऑफर आया है तो उधर, दूसरा कहीं इंटेंस कंपटीशन है वहाँ पे प्राइसिंग करना है तो वहाँ पर, तीसरा कोई आपका सरप्लस कैपेसिटी पड़ा हुआ है तो उसको इवेलुएट करने के लिए सरप्लस कैपेसिटी, चौथा कोई ओल्ड इन्वेंट्री का एक्यूमुलेशन हो रखा है तो उसके लिए, ये सब केस में आप मिनिमम प्राइसिंग लगा सकते हो एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री के लिए। ठीक है, कोई मार्केट शेयर को बेटर करना है, जैसे पेनिट्रेशन मार्केटिंग करना है आपको, स्ट्रेटजी लगाना है, तो इम्प्रूविंग मार्केट शेयर के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, अगेन इंस्टीट्यूट मैट में मिलेगा। आप मिनिमम प्राइसिंग का सिचुएशंस को इंस्टीट्यूट मैट से रेफर कर सकते हैं। फिर एक और है यहाँ पे एनालाइज हाउ कीप और ड्रॉप डिसीजंस आर टेकन इन नॉर्मल सिचुएशन। तो ये जो बोल रहा है इसमें अगेन इंस्टीट्यूट मैट में अगर आप फॉलो करेंगे तो कॉमन सेंस नॉर्मली क्या होता है कि इंक्रीमेंटल अप्रोच लगाना चाहिए। इंक्रीमेंटल अप्रोच में अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो आपको कीप करना चाहिए डिवीजन को। अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज़ लेस देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो ड्रॉप कर देना चाहिए। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अगर इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट है तो उस समय क्वालिटेटिव फैक्टर्स से डिसाइड करना चाहिए। क्वालिटेटिव फैक्टर्स विल डिसाइड व्हाट टू डू। ठीक है,
और यहाँ पर कीप करने के लिए भी आप ये बोल सकते हैं कि अनलेस क्वालिटेटिव फैक्टर्स ऐसा है जो बोल रहा है कि ड्रॉप करने में ज़्यादा फ़ायदा है, तो आपको उसको फोकस करना चाहिए. सो इट कैन बी लाइक दैट ऑल्सो. नेक्स्ट, कीप और ड्रॉप के लिए आपको बस वही लिखना है कि वी शुड फॉलो इंक्रीमेंटल अप्रोच एंड you should also calculate incremental revenue to keep the division and और प्रोडक्ट लाइन, डिवीजन और प्रोडक्ट लाइन को लेकर होता है ये. कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू या कीप और ड्रॉप डिसीजन वैसे ही होता है. तो इसका आप इंस्टीट्यूट मैट में एक बार देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा. पूरा इंस्टीट्यूट मैट में ही ये एक पैरा दिया हुआ है, ये एक पैरा दिया हुआ है और ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो पूरा 6 नंबर जो इंस्टीट्यूट मैट ठीक से देख के जाता है उसका काम हो जाएगा. और 6B ये बजट का बहुत ही अच्छा और आसान सा क्वेश्चन आ गया. इसमें एक परफॉर्मेंस बजट बनाने बोल रहा है, जिसमें बोल रहा है 5,000 यूनिट सोच के चले थे बट फिर किसी कारण से 4,000 ही बना पाए. बजटरी कंट्रोल का नॉर्मली हर बार इस चैप्टर से एक थ्योरी आता है, बट इस बार एकदम बचकाना क्वेश्चन आ गया, मैनेजेबल क्वेश्चन. तो 5,000 और 4,000 यूनिट है. 5,000 पर सेलिंग प्राइस यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 रुपया करके. तो 10 रुपया करके चलेंगे तो 50,000 आ रहा है. वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपया करके तो 20,000 आएगा. फिक्स कॉस्ट आपका 20,000 है तो प्रॉफिट आ जाएगा 10,000. और यहाँ पे डिज़ायर्ड इनकम यहाँ पे बोला भी था 10,000 है, देखो. और उसके बाद 4,000 यूनिट पर बोल रहा है सेलिंग प्राइस विल बी रेज बाई 1 रुपीज़, सो इट विल बिकम 44 @ 11. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट के लिए बोल रहा है इट विल बी इंक्रीज बाई 50 पैसा. तो पहले कितना था, 4 रुपया था, अब 4.5 हो जाएगा. 4.5 इंटू 4,000 करने से 18,000 आ रहा है. और फिक्स कॉस्ट आपका 1,000 रुपये से बढ़ाने बोल रहा है 21,000, तो प्रॉफिट आ गया 5,000. सो इसके बाद ये तो सारा बजट ही है. ठीक है. यू कैन से दिस वाज ओरिजिनल बजट, दिस इज रिवाइज बजट एंड देन यू कैन ऑल्सो फाइंड द वेरियंस. ठीक है. रिवाइज बजट भी बोल सकते हो या फिर आप इसको एक्चुअल भी बोल सकते हो. फिर वेरियंस आपको दिखा देना चाहिए सबका कि देखो ये वेरियंस आ रहा है. खाली प्रिपेयर बोला है तो कुछ कमेंट नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है. बट इसमें 10 मार्क क्यों डाला है ये क्लियर नहीं है भाई साहब. अच्छा, समरी रिपोर्ट बोला है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया. 10 मार्क देखने से मेरे को लगा था 5 मार्क का है, तो मुझे लगा यहीं पे ख़त्म. एंड समरी रिपोर्ट बोल दिया ना, उसका 5 मार्क डाल दिया. तो नया चीज़ आ गया समरी रिपोर्ट. तो समरी रिपोर्ट में आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा एक एक आइटम पे कि सेल्स सोचा था 10 रुपया करके, फिर हमने प्राइस बढ़ा दिया 1 रुपया करके, तो इसके कारण हम लोग 4,000 यूनिट जो बेच पाए. ठीक है. थोड़ा सा मतलब जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एनालिसिस नहीं करते हुए चलते हो, वैसे एक समरी रिपोर्ट लिखते हुए चलेंगे कि उसके कारण 6,000 रुपया का यहाँ पे एडवर्सिटी फिर भी आ गया बिकॉज ऑफ लेसर वॉल्यूम इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस. ऐसे करके वेरिएबल कॉस्ट पे कमेंट लिखोगे, फिर फिक्स कॉस्ट पे भी लिखोगे, फिर प्रॉफिट पे ओवरऑल कमेंट लिखोगे कि ओवरऑल हम लोग जैसा सोचे थे वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, हमारा प्रॉफिट 10,000 से 5,000 आ गया, 50% डिक्रीज हो गया. तो हर एक आइटम पे कमेंट करेंगे तब जाके रिपोर्ट बनेगा. तो यहाँ पे राइट रिपोर्ट मतलब बेसिकली एक्सप्लेन आइटम बाय आइटम वेरिएंसेस, आइटम बाय आइटम वेरिएंसेस. ठीक है. तो दैट्स इट. आई थिंक दिस मच रिव्यू इज इनफ फॉर द टाइम बिंग. आई होप यू गॉट द आइडिया. सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखकर मेरे को एक कमेंट करना था. जैसे 5 को देखकर लगा कि देखो नॉट फॉर प्रॉफिट का सब कुछ पूछ लिया. 5 ये तो बहुत इजी था. और ये वाला 4C में ये SBA वाला तो बाहर से आ गया, आप छोड़ दीजिए उसको, तो माथा मत लगाइए. आप अटेम्प्ट किए होंगे तो मार्क्स मिलना चाहिए. प्राइसिंग को देखकर ये सेंसिटिविटी वाला कभी नहीं आया बट इस बार आ गया. तो इससे क्या लगता है कि जो भी टॉपिक कभी नहीं भी आता है उसको भी पढ़ के जाना है. मतलब जो चीज़ कभी नहीं आया, आप जनरली क्या करते हो, वो कभी नहीं आया तो नहीं पढ़ेंगे. बट जो चीज़ नहीं आता है उससे भी आपके एग्ज़ाम में तो आ ही सकता है. इंस्टीट्यूट बहुत दिन से जान रहा था कि कुछ कुछ चीज़ों से मैं कभी पूछा ही नहीं आपको, तो आप पूछ लेते हैं. चलो, CBP में थोड़ा था ये रेकमेंड को लेके क्या लिखना है अभी भी क्लियर नहीं है. नॉर्मली ब्रेक इवन सेल्स परसेंट के हिसाब से लिख सकते हैं.
खाली ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे तो कोई भी बच्चा कुछ भी लिखा होगा, अब देखो उसमें इंस्टीट्यूट क्या मार्क्स देगा। इसमें क्या प्रॉब्लम था कि 5 डिफरेंस मांग लिया, 3 तो कोई भी लिख सकता है, 2 नया मैंने अलग से बताया कि आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या था, वो डिविडेंड को लेके था कि यार उसका क्या करना चाहिए, तो डिविडेंड का कोई रोल नहीं होता है नॉर्मली ट्रांसफ़र प्राइसिंग में। बिहेवियरल इश्यूज़ में आप पहला वाला तो लिख लेते हो, दूसरा वाला लिखने को बनता नहीं है, तो आपने क्या लिखा वो मुझे नहीं पता, बट बिहेवियरल इश्यूज़ के बारे में काफ़ी सारा नोट्स इंस्टीट्यूट मैट में है, बट वो अलग अलग तरह का मेथड ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग के हिसाब से दिया हुआ है। फिर ये इसमें फंस जाते हैं, एक्सपेक्टेड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस में यही है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि आप जहाँ पे लो टैक्स रेट होता है वहाँ पे हायर इनकम दिखाते हैं, तो इस कारण से आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग भी उसी तरह से आप सेट करते हैं। तो उस तरह से आपको एक्सप्लेन करके एक एग्जांपल देते हुए अपने क्वेश्चन का फैक्ट्स बताते हुए वो लिखना चाहिए। ये सॉल्यूशन तो इजी था, मैनेजेबल था, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूरा ये सिलेक्शन एक्विजिशन को लेके एक गेम था, और लाइफ टाइम का स्टेप्स फिर भी लिख सकते थे हम लोग, बट ये लाइफ टाइम का कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देने का था कि इसमें क्या करना है, 3 मंथ्स का क्या इम्पैक्ट लेना है, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा होलसम में आया ही। तो भाई मैं अगर नो सिलेक्टिव स्टडी सजेस्टेड बोलूँ तो सही है, क्योंकि जो नहीं आया है, बोलते हैं ना, जो नहीं आया है कभी भी, जो कभी नहीं आया है ऐसे बोलें, वो भी आ सकता है, वो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अब आप बोलेंगे सर इतना सिलेबस होता है हम लोग कैसे सारा पढ़ें, तो देखो वो ज़रूर है कि डे बिफोर सारा पढ़ना कई बार पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एक बार भी पहले पढ़ा हुआ है ना अगर रिविज़न में, तो डे बिफोर ज़्यादा समय नहीं लगता है, और अगर डे बिफोर कभी स्किप भी हो जाए तो भी एग्ज़ाम में हाथ चलता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे हमेशा दरख्वास्त रहेगी कि सारा पढ़ा करो हर सब्जेक्ट में। इंस्टीट्यूट हमेशा यही बोलता है, हर सब्जेक्ट में सारा पढ़ के आओ। मैं कहीं से भी पूछूंगा, मैंने सिलेबस बता दिया है, मैं कहीं से भी पूछूंगा, रिस्क मत लो। ठीक है, जो कभी नहीं आया है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये डरा नहीं रहे, ये सत्य है, मानना पड़ेगा इसको, और मैं तो हमेशा ही इसलिए पूरा पढ़ाता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच, बट मुझे कमेंट में बताना आपने कहाँ पे क्या क्या किया है। हो सकता है आप मेरे से डिफ़र करो तो भी बताना कि सर ये क्या है नहीं है, थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बाय बाय, सी यू।